गुड मॉर्निंग बेटा। हमने बेटा जी अपना चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। चैप्टर का नाम था बेटा जी यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बातें कर ली है, उसके मोनोमर न्यूक्लियोटाइड के बारे में बातें कर ली, हमने उसमें कौन से डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं उनके बारे में बातें कर ली है, चार्फ का रूल क्या कहता है हमने उसके बारे में बातें कर ली। ये सब बातें हमने कर ली थी बेटा जी। नाउ हमने लास्ट क्लास में ये बातें की है कि यूकैरियोटिक सेल का डीएनए अपने आप को कैसे कंडेंस करता है, कैसे पैक करता है विद इन द न्यूक्लियस। तो वहां पे अपने खास पर जाना कि सर वहां पे जो कंडेंसेशन होता है एक डीएनए को कंडेंस करने में हेल्प करते हैं, वहां पे स्पेशल एक पॉजिटिव चार्ज की प्रोटीन है और उन प्रोटीन का नाम रखा था बेटा जी आपने हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम था बच्चा? हिस्टोन प्रोटीन, जो पॉजिटिव चार्ज है और मेनली वो दो टाइप के अमीनो एसिड वहां पे अबेंडेंट फॉर्म में होती है। उनका नाम आपने जाना था बेटा जी लाइसिन एंड आर्जिनिन। अब ये क्वेश्चन चेंज होता है। हमने 11th क्लास में पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ही नहीं होता, मतलब वहां कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियस नहीं है। तो क्या वहां डीएनए जो है वो स्कैटर्ड हो रहा है पूरी की पूरी सेल में? पॉइंट सोच के देखो, क्या वहां डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में पूरी सेल में? तो आपका आंसर होगा नो, वहां स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं है। वो वहां पे अपने आप को कंडेंस करके रखता है। बट वहां पे कंडेंसेशन वो किससे करेगा? हिस्टोन प्रोटीन तो अब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। हिस्टोन प्रोटीन भी तो अब्सेंट है, मतलब ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है ये तो वहां पे अब्सेंट, और अगर ये प्रोटीन अब्सेंट है तो मतलब वहां पे कंडेंसेशन में कोई और हेल्प करता है। तो जरा अब हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा जी यहाँ पे, छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं। हेडिंग डालो बेटा जी यहाँ पे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन द प्रोकैरियोटिक सेल। अब जरा उसमें बात को समझ कर देखो। मैं कहूंगा इन द केस ऑफ ई कोलाई और कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है, डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड विद इन द कंप्लीट सेल, but it remain condensed within a small structure that is known as nucleoid। आप कहते हो डीएनए अपने आप को ऐसे कंडेंस करके एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाता है, उसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे? न्यूक्लियोइड। मैंने बोला डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रूआउट द सेल, इट रिमेन कंडेंस्ड within a structure and within a limited area and known as nucleoid। how it possible? मैं कहूंगा there are the specific type of positively charged protein known as nucleoid associated protein that help in condensation of DNA of the prokaryotic cell in the nucleoid। जो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कंडेंस करता है वो वहां पे हिस्टोन प्रोटीन से ना करके बेटा जो एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन वहां पे प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे? न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। और इन प्रोटीन्स के ऊपर बेटा जो चार्ज होता है वो भी कैसा है? पॉजिटिव है। मतलब आपको कहानी चेंज करनी है, वहां पे हिस्टोन था और यहाँ पे कौन आपका? न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। अब एक वर्ड और समझिए बेटा जी, सर वहां पे आपने न्यूक्लियोसोम बनाया था। मेरे भाई प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए लीनियर नहीं होता, सर्कुलर होता है। आपने पढ़ा तो है 11वीं क्लास में कि प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है और यूकैरियोटिक सेल का डीएनए जो होता है बेटा जो लीनियर होता है। मतलब क्या इस बात का? सर वो 8 ऑक्टामर बना था और उस पर डीएनए से घूमा था। ये प्रोटीन क्या कोज करती है बेटा जी? दे को सुपर कोइलिंग एंड हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए। चलिए दोबारा स्ट्रक्चर को बता देता हूं क्या लिखना है आपको पेपर में, आपको नोटबुक में। डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रूआउट द सेल, इट रिमेन कंडेंस्ड विदिन ए न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर एंड इट ऑकर विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन नोन एज न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, दीस प्रोटीन कोज सुपर कोइलिंग, दीस प्रोटीन कोज सुपर कोइलिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सर्कुलर डीएनए। They cause supercoiling of prokaryotic circular DNA and DNA remain condensed in a loop-like structure within the nucleoid। DNA remain condensed within a loop-like structure within nucleoid। वहां पे वो एक loop-like structure पर आपको कंडेंस करके रखेगा यहाँ पे। बट क्या प्रोसेस है बेटा यहाँ का सेंशन का? आपका यहाँ पे सुपर कोइलिंग है बेटा, मतलब उसकी एक्सेस में कोइलिंग कोज कर दोगे तो सुकड़ना शुरू हो जाएगा, पैकेजिंग होना शुरू हो जाएगा। ये मेथड आपका बेटा जी पैकिंग का इन द प्रोकैरियोटिक सेल। वो यहाँ पे बेटा जी कोई न्यूक्लियोसोम नहीं बनाता, ना यहाँ पे कोई हिस्टोन प्रोटीन है, ये ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं होती बेटा। इट्स ऑल अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए विद इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपको ये काम करना है।
चलिए अब आज का अपना बड़ा टॉपिक क्या है उसकी बातें शुरू करते हैं। टॉपिक बेटा जी आज मैं आपको 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ाने वाला हूं। 2 एक्सपेरिमेंट आज आपको कंप्लीट करने हैं। क्या है वो एक्सपेरिमेंट? 1856 में मेंडल जी आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 7 साल के लिए और 1863 में उन्होंने ये कह दिया अपने मतलब एक्सपेरिमेंट को पूरा करके उन्होंने 1865 में अपने रिजल्ट को पब्लिश करके ये बताया कैसे भैया जी एक प्लांट में हाइब्रिड क्रिएट होते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। उन्होंने इस मैकेनिज्म को समझाया, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं हमें पता लग गया लॉ ऑफ द इनहेरिटेंस के बारे में। सूटोनर बोरी आ गए, मॉर्गन आए, इन्होंने अलग अलग बातें रखना शुरू कर दी कि ये होता है, ऐसे सब बातें होती है। बट ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट अभी तक परफॉर्म ही नहीं हुए जो ये प्रूव कर सके कि यस डीएनए इज द केमिकल, डीएनए इज द बायोमोलिक्यूल, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। अभी तक ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था जो ये प्रूव कर रहा हो कि जो क्रोमोसोम है वो डीएनए से बना हुआ है, या भैया जी यहाँ पे डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। हम पढ़ते आ रहे हैं भैया जी कई सालों से, आपको छोटी क्लास में बता दिया होगा 8वीं क्लास में कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। बट अगर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि यस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, तो पक्का ये चीज भी जो डिस्कवर की गई होगी इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म किए गए होंगे। तो अब हमें ये पढ़ना है द एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आज हम उन एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? कह सुनते तो आ रहे बट आज हमें उन एक्सपेरिमेंट को पढ़ना है। क्या है वो न्यूक्लियन, क्या है वो डीएनए, जो मतलब ऑन व्हाट बेसिस हमने ये कहा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो आज की आपकी हेडिंग होगी बेटा जी एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ऐसे बेटा जी 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट आएंगे। आज हम 2 पढ़ेंगे, छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई के बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी। एक्सपेरिमेंट आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं आपके पेपर में। सेकंड थिंग पीएमटी के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी। यहाँ से पक्का कोई क्वेश्चन हर साल आपका बेटा जी आता ही आता है। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा हर साल का बेटा जी एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो देखिएगा जरा क्या है बातें। शुरू करते हैं बेटा जी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को। पहला एक्सपेरिमेंट की हेडिंग डालो बेटा जी ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो आता है उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ये सब चीजें मैंने आपके लिए क्लास में पढ़ाई थी बट कोई नहीं, आप बच्चे हो भूल गए होंगे तो हम इसको दोबारा आपको याद दिलाते हैं। चलिएगा बेटा जी आपको मैंने जो मोनेरा पढ़ाया था उस टाइम पे सब बातें करवाई थी बट चलो कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा पढ़ेंगे चीजों को। अब अपने प्लस 2 की मेन चीजें ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट क्या है क्या नहीं उसकी हम बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा जी मैं यहाँ पे आपको जिस बैक्टीरिया की बात उस बैक्टीरिया की बात करते हैं। यहाँ पे इस साइंटिस्ट ने काम किया था बेटा जी यहाँ पे बैक्टीरिया जिसका नाम था बेटा जी यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अच्छा एक कंफ्यूजिंग वर्ड बताता हूं। कुछ बुक्स लिखती हैं डिप्लोकोकस, ठीक है, कहानी को समझ कर देखो, नाम से फर्क नहीं पड़ेगा। किस कहानी को समझ कर देखो, आप मोनेरा में शेप ऑफ द सेल की बात करते हो, अपने बैक्टीरिया में बेटा जी शेप का नाम रखता था। यहां देखो बेटा जी नाम क्या लिखा है कोकस। क्या नाम लिखा है कोकस। कोकस वर्ड का क्या मतलब था स्फेरिकल शेप ऑफ द बैक्टीरिया। अगर वो अकेला है तो आप कहते हो मोनोकोकस, और अगर 2 साथ साथ हैं तो क्या बोलते हो डिप्लोकोकस, और अगर वो एक चेन में है तो आप उसे बोलते हो स्ट्रेप्टोकोकस। ये वर्ड याद आ रहे होंगे बेटा जी। मैंने कहा ये बैक्टीरिया अकेला है तो आपने इसका इसके शेप स्फेरिकल है तो इसका नाम आप लोगों ने रखा था बेटा जी यहाँ पे मोनोकोकस। आपने कहा सर ये 2 ऐसे कॉलोनी में तो मैं कहूंगा इसका नाम बन जाएगा बेटा जी यहाँ पे डिप्लोकोकस, और अगर ये ऐसे चेन की फॉर्म में रहता है तो इसका नाम बन जाता है बेटा जी यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस। गेटिंग माय पॉइंट? ये तो शेप के यहाँ पे नाम है, कहानी तो यहां लिखी है बेटा जी। क्या कहानी लिखी है? ये एक ऐसा बैक्टीरिया जो निमोनिया कोज करता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्फेरिकल उसकी शेप है और चेन के अंदर बैठा है और कोज करता क्या है बेटा जी यहाँ पे निमोनिया। तो हमने नाम क्या रखा है यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिएगा बेटा जी
इस बैक्टीरिया के बेटा जी दो तरह के स्ट्रेन है, दो तरह की वैरायटी है जो अवेलेबल है बेटा जी। एक वैरायटी का नाम है बेटा जी आपका यहाँ पे आर स्ट्रेन, और बच्चा उसकी एक जो वैरायटी है उसका नाम है यहाँ पे एस स्ट्रेन। इसकी दो वैरायटी है, एक का नाम है बेटा जी आर स्ट्रेन, एक का नाम है बेटा जी यहाँ पे एस स्ट्रेन। तो आपने कहा सर आर स्ट्रेन का क्या मतलब है? अगर ये एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है और उसके बाहर कोई भी यहां पे एक स्मूथ लेयर नहीं है, कोई इसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर क्या है बेटा जी अब्सेंट है। इसके केस में क्या है, बैक्टीरिया जो है उसके बाहर एक और बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग है और आप उस कवरिंग को बोलते हो बेटा जी ग्लाइकोकैलिक्स। उम्मीद करता हूं मेरे समझदार बच्चों को याद आ रहा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में आपने एक वर्ड यूज किया था बेटा जी कि दे आर कवर्ड विद ए सेल एनवेलप। आपने ये वर्ड पढ़ा है बेटा जी प्रोकैरियोटिक सेल में कि सेल के बाहर जो बाउंड्री होती है उसे बोलते हैं सेल एनवेलप। और ये जो होती है इसमें तीन चीजें होती है। आपने सबसे पहले कहा था सबसे बाहर जो होती है बेटा जी वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर आप कहते हो सर प्रेजेंट होती है सेल वॉल, और इनरमोस्ट जो होती है वो होती है बेटा सेल मेम्ब्रेन। अभी आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला उसमें सेल ही आने वाला है। उम्मीद करता हूं सेल वाले चैप्टर को दोबारा एक बार खोल के देखेंगे तो सब चीजें नजर आएंगी आपको। यहाँ पे मोनेरा किंगडम को अगर खोल के देखोगे आपको सब बातें समझ में आएंगी बेटा जी यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर जो प्रोटेक्टिव कोट है उसको हम बोलते हैं सेल एनवेलप। उसमें तीन तरह की कवरिंग होती है बेटा जी। जो सबसे बाहर होती है उसका नाम क्या है यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स, जो सेकंड नंबर की प्रेजेंट उसका नाम होता है बेटा जी सेल वॉल, और जो इनरमोस्ट कवरिंग होती है उसका नाम होता है बेटा सेल मेम्ब्रेन। आपने कहा ग्लाइकोकैलिक्स मे बी प्रेजेंट और मे बी अब्सेंट, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये होना जरूरी है इसके लिए। बट अगर ये होती है तो ये कुछ एडिशनल फीचर देती है, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज देती है। बट आपने ये भी कहा था बैक्टीरिया ग्लाइकोकैलिक्स एब्सेंट हो भी सकती है। कैप्सूल ये सब वर्ड पढ़े आप लोगों ने, तो चलेगा हम वो टॉपिक नहीं पढ़ा रहे, हम यहाँ पे समझेंगे बात। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? It is a cell envelope that is part of cell envelope that is present outside of the या outermost structure। अगर कोई cell envelope का है बेटा तो वो क्या है यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स। शुरू करें टॉपिक को, चलिएगा अभी आप इसके फंक्शन को जान लो बस थोड़ा सा। ग्लाइकोकैलिक्स इस बैक्टीरिया को तीन प्रॉपर्टी देती है। पहली प्रॉपर्टी बेटा जी ग्लाइकोकैलिक्स के पास ही वो स्पेसिफिक पॉलीसेकेराइड की मॉलिक्यूल है जो डिजीज कोज करते। तो मैं कहूंगा इट इज पैथोजेनिक। ये उसे क्या प्रोड्यूस कर रही है बेटा जी यहाँ पे पैथोजेनिसिटी दे रही है उसे। सेकंड बात बेटा जी यहाँ पे इसकी वजह से जो बेजी टेक्सचर है इस बैक्टीरिया का वो कैसा है बेटा जी यहाँ पे वो उसे स्मूथी टेक्सचर दे रही है। थर्ड बात बेटा जी यहाँ पे सर ये होस्ट इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करती है। जरा वर्ड को समझ कर देखो सर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की दो तरह की वैरायटी है जो अवेलेबल है। एक वैरायटी का नाम रखा एस स्ट्रेन। एस वर्ड का मतलब यहां पे क्या है बेटा जी आपका स्मूथ। बेटा एस वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे स्मूथ। अब इसका क्या मतलब है सर? ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स बैठी हुई है। अब आपको ग्लाइकोकैलिक्स है तो क्या हुआ? मैं कहूंगा भाई ग्लाइकोकैलिक्स है तो उसकी वजह से वहां पे तीन प्रॉपर्टी आ गई उसके पास में। यहाँ पे उसके पास वो एंटीजन, वो पॉलीसेकेराइड की मॉलिक्यूल की एक स्लिमी लेयर है, एक चिकनी बाहर से लेयर है, स्लिमी पॉलीसेकेराइड की बाहर से लेयर है जिसके पास वो एंटीजन बैठे हैं जो डिजीज कोज करने की पावर रखते हैं। तो मैं कहूंगा मतलब वो पैथोजेनिसिटी डिजीज कोजिंग पावर दे रहा है उसे। सेकंड बात बेटा जी उस स्लिमी सब्सटेंस की वजह से उसका अगर आप देखोगे तो वो बाहर से कैसा बहुत ही स्मूथ ही है, स्लिमी है, बहुत ही स्मूथ ही है। थर्ड बात है बेटा जी अगर वो होस्ट में जाता है और होस्ट का इम्यून सिस्टम उसे मारना चाहता है उस बैक्टीरिया को, तो उसे होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाने का काम भी जो करते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे होस्ट इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करती है, यही ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये मैंने प्रॉपर्टी बताई आपको बेटा जी एस स्ट्रेन की। अब यहां देखेंगे बेटा जी आर वर्ड का मतलब है रफ। मतलब सिंपल सी भाषा में इस कंडीशन में ग्लाइकोकैलिक्स की जो स्लिमी बाहर एक लेयर है बेटा जी वो टोटली यहां पे क्या है बेटा जी आपके यहां पे अपसेंट है।
मतलब इस बैक्टीरिया के बाहर जो ग्लाइकोकैलेक्स की एक स्लिमी स्मूथ सी जो बाहर एक पॉलीसेकेराइड की लेयर है बेटा जी, वो यहाँ पे एब्सेंट। इसका मतलब ये तीनों प्रॉपर्टीज भी उसकी क्या है बेटा जी, यहाँ पे एब्सेंट है। बैक्टीरिया मैंने समझाया, बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा जी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उसकी दो वैरायटी, एक का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे आर स्ट्रेन, एक का नाम क्या है बच्चा यहाँ पे एस स्ट्रेन। आर का मतलब क्या है बेटा जी रफ, और एस का क्या मतलब बेटा जी यहाँ पे स्मूथ। आपने कहा इसके बाद ग्लाइकोकैलेक्स क्या है बेटा जी एब्सेंट है, इसके बाद ग्लाइकोकैलेक्स क्या है प्रेजेंट है। तो आपने कहा सर ग्लाइकोकैलेक्स है तो डेफिनेटली वहां पे तीन काम हो जाते हैं। ये तीन काम जो है वो मैंने आपको समझा दिया। यहां तक बात क्लियर है? चलिए अगले पार्ट में आते हैं। समझिएगा, ग्रिफ्थ साहब ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इन 1928 में। क्या मेरे भाई, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1928। क्या क्या था, जरा उस वर्ड को सुनना। उन्होंने क्या किया, ये कल्चर है, उस कल्चर उन्होंने ग्रो कर रखे हैं बेटा जी आपका यहाँ पे आर स्ट्रेन। ऐसे बेटा जी एक और टेस्ट ट्यूब है और उन्होंने उसके अंदर ग्रो कर रखा है बेटा जी एस स्ट्रेन। ठीक है बेटा जी, उन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया विद इन माइस। उसने चूहा के अंदर बेटा जी यहाँ पे इस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्ट किया। तो जरा मुझे बताएंगे आप लोग बेटा जी, अगर मैं यहाँ पे आर स्ट्रेन वाले को इंजेक्ट कर रहा हूं विद इन द माइस तो क्या होगा? चूहा जिंदा रहेगा या मर जाएगा? सोचो सोचो, चूहा जिंदा रहेगा या मर जाएगा? भाई आर स्ट्रेन है, इसके बाहर ग्लाइकोकैलेक्स आपकी एब्सेंट है, तो मतलब वो पैथोजेनिसिटी भी नहीं कोज कर सकता। अंदर जाएगा भैया जी यहाँ पे तो उसे इम्यून सिस्टम इजीली क्या कर देगा, किल कर देगा। इसका मतलब इस केस में बैक्टीरिया माइस को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। तो मैं कहूंगा इस केस में जो माइस है वो लाइव रहेगा, वो जिंदा रहेगा। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। अब मैंने कहा भाई उसने क्या किया, यहाँ पे एस स्ट्रेन वाले को, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड विद इन माइस, तो क्या होगा? अब कहानी को समझ के देखो। सर एस स्ट्रेन है मतलब उसके बाहर ग्लाइकोकैलेक्स अब प्रेजेंट है, और वो अगर है तो डेफिनेटली वो पैथोजेनिसिटी कोज करता है, मतलब डिजीज कोजिंग पावर को शो करता है। साथ में सर वो उसे प्रोटेक्ट भी करता है उसके इम्यून सिस्टम से। तो भाई ये तो माइस में अगर जाएगी तो माइस में डिजीज भी कोज करेगी, और इम्यून सिस्टम भी उसको उसे किल नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेटली मेरे भाई इस केस में जो माइस होगा वो किल्ड हो जाएगा, वो मर जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, हमें समझ में सही साफ है। अब कहानी में आता है ट्विस्ट, और क्या ट्विस्ट आता है? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में बेटा जी यहां पे, बट उसने हीटिंग करके मैं ऐसे लिख देता हूं, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। अब इस वर्ड को जरा समझ के देखो भाई, हमने क्या किया, मैं अगर अच्छे से डायग्राम को लेबल करूं तो मैं कुछ ऐसा लेबल कर सकता हूं इस डायग्राम को। किसरी टेस्ट ट्यूब है, इसमें यहां पे एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया है। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मैंने उसको हीटिंग करके किल्ड कर दिया, मैंने उसे हीटिंग करके किल कर दिया। अब हीटिंग करके किल कर दिया, इसका मतलब आप ही कहोगे सर इसके अंदर जो बैठा वो क्या है, यहां पे आपका हीट किल्ड एस स्ट्रेन, यहां बैक्टीरिया बैठा, एस बोले तो स्मूथ वाला बैक्टीरिया बैठा, बट वो कैसा करता है, उसने यहां पे हीट किल्ड करके कर दिया। अब वो क्या करता है, इस वाले को इंजेक्ट करता है विद इन माइस। दोबारा यहां लिख लेना, यहां पे एस
heat killed एस्ट्रीन इंजेक्टेड विद इन माइस। तो आप बताइएगा मुझे क्या होगा। सर माना वो एस्ट्रीन है, बट जब उसको हीट से हमने किल ही कर दिया तो डेफिनेटली वो कोई डिजीज कोज नहीं कर पाएगा उसे। तो इसका क्या मतलब मेरे भाई, यहाँ पे इस केस में जो माइस है बेटा जी वो लाइव रहता है। तो मैंने कहा ये है पहला पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट, और ये है बेटा तीसरा पॉइंट। अब आता है चौथा पॉइंट जो बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। ये पॉइंट क्या आता है, उसने यहां क्या किया बेटा जी, एस्ट्रीन लिया, हीट किल, एस्ट्रीन इसमें लिया, उसको उसने कर दिया हीट से किल, और साथ में उसने लिया बेटा जी यहां पे आर स्ट्रेन लाइव, और उसने उसे इंजेक्ट कर दिया इंजेक्टेड विद इन माइस। तो मेरे बेटा लोग बताएंगे मुझे सर यहां क्या रिजल्ट आना चाहिए। बदल को घुमा के देखते हैं। सर आर स्टेन को जब उसने इंजेक्ट किया था तो चूहा जिंदा रहा था, यहां भी आर स्टेन पहला पॉइंट। सर उसने जब एस स्टेन को डाला था तो सर वो मर गया था, बट यहां तो एस स्टेन हीट किल्ड है, हम हीट किल्ड वाले को पकड़ते हैं। सर उसने जब एस स्टेन वाले को हीट किल्ड की फॉर्म में इंजेक्ट किया था तो इन दैट कंडीशन माइस क्या रहा था, जिंदा रहा था। मतलब हीट किल्ड डाला एस तो भी जिंदा रहा, और जब आर को जिंदा डाला तो भी वो जिंदा रहा। बट जब उन्होंने दोनों को मिला के डाला तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, माइस किल्ड। माइस मर जाता है, माइस मर गया। घंटी बजे दिमाग की, क्या घंटी बजे दिमाग की कि भाई उसे माइस को जिंदा रहना चाहिए था, फिर माइस मर कैसे गया। उसने क्या भाई इस माइस का चेकअप, और वो क्या देखता है, मैंने डाला तो था एस वाले को हीट किल्ड और मैंने आर वाले को लाइव देखा था, बट उसे यहां पे दिखाई दिया बेटा जी यहां पे जब उसने इसका पोस्टमार्टम करके देखा, इसको बेसिक डायग्नोस करके देखा, उसने ये देखा इस हीट किल्ड इसमें माइस के अंदर जो मर चुका है उसमें उसने डाला तो आर वाले को जिंदा था, बट वहां पे क्या मिला उसे, यहाँ पे बेटा जी आपका एस वाला मिला। अब ये आर वाला एस वाला कैसे बन गया, उसने यहां पे कंसेप्ट दे दिया। कंसेप्ट था बेटा जी ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं कहूंगा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दे दिया उसने यहां पे एक प्रिंसिपल दे दिया, उसका नाम था बेटा जी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, या हम कहेंगे उसने यहां पे कंसेप्ट दे दिया ट्रांसफॉर्मेशन को। उसने क्या कहा, ड्यूरिंग द हीट किलिंग, जब मैंने हीट किल किया तो इस बैक्टीरिया की सेल का लाइसिस हो गया, इसके सारे मॉलिक्यूल बिखर गए होंगे, ये लाइसिस हो गया, और आर वाले बैक्टीरिया ने एस वाले के जेनेटिक मटेरियल को पिक कर लिया। अब अगर आर वाले ने एस वाले के जेनेटिक मटेरियल को पिक कर लिया तो मतलब जेनेटिक मटेरियल के पास ही वो इंफॉर्मेशन होते कि हम क्या कुछ करना होता, हमारी बॉडी में क्या कुछ बनेगा, सब किसके पास है, यहाँ पे हमारे जेनेटिक मटेरियल के पास है। और अगर आर वाले ने एस वाले का जेनेटिक मटेरियल पिक कर लिया तो मैं कहूंगा आर वाला बैक्टीरिया चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया विद इन द एस टाइप बैक्टीरिया। दोबारा वर्ड को सुन लो, छोटा सा वर्ड है ड्यूरिंग द, या मैं कहूंगा सिंपल सी बात, यहां पे आर स्टेन बैक्टीरिया पिक द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द एस स्टेन बैक्टीरिया एंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड और गेट कन्वर्टेड इनटू द एस स्टेन बैक्टीरिया बाय सिंथेसाइजिंग ए स्मूथ लेयर ऑन इट्स सरफेस। बेटा सोच के देखो ना भाई, एक बैक्टीरिया के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, एक के बाहर नहीं, मतलब उसके जेनेटिक मटेरियल के पास इंफॉर्मेशन है कि भैया जो ग्लाइकोकैलिक्स खुद के बाहर बनाएगा नहीं बनाएगा। आर वाले के पास वो इंफॉर्मेशन एब्सेंट है, बट एस वाले के पास तो इंफॉर्मेशन थी ना बेटा, वो जीन्स प्रेजेंट होंगे, वो फैक्टर प्रेजेंट होगा। अगर मेंडल को सोच के देखे तो
जब मैंने इसका हीट किलिंग किया और इसका अगर लाइसिस हो गया, इस बैक्टीरिया का ब्रेकडाउन हो गया, उसका वहीं कहीं जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, और वो जीन जो ग्लाइकोकैलेक्स को बनाने की इंफॉर्मेशन रखता है, वो जीन अगर इस आर वाले बैक्टीरिया ने पिक कर लिया तो आर वाला भी अपने बाहर क्या बना लेगा, ग्लाइकोकैलेक्स को बना लेगा। अगर ये बना लेगा तो मैं कहूंगा आर वाला क्या बन गया, यहाँ पे एस वाला बन गया। वही तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो आप लिख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म पिक द जेनेटिक मटेरियल, या मैं कहूंगा ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया की बात कीजिएगा, द आर स्टेन बैक्टीरिया take the genetic material of the S strain bacteria and get transformed or converted into the S strain bacteria। ये जो प्रिंसिपल था उसका नाम क्या रखा है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। देने वाला कौन था बेटा जी यहाँ पे, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। कब दिया बेटा जी, 1928 में। बट हमारा एक्सपेरिमेंट किस बात पे हो रहा था कि हु इज द जेनेटिक मटेरियल, कौन सा वो बायोकेमिकल है, कौन है वो जो जेनेटिक मटेरियल है। अब इस जनाब ने ये कह दिया भाई आर वाले ने एस वाले का जेनेटिक मटेरियल उठा लिया और वो कन्वर्ट हो गया। अरे मानो भाव ये तो बताओ उसने क्या उठाया, उसने डीएनए उठाया, उसने आरएनए उठाया, उसने प्रोटीन उठाया, उसने उठाया क्या, जेनेटिक मटेरियल क्या है ये तो बता दे। तो मतलब हम जो प्रूव करना चाह रहे हैं कि हु इज द जेनेटिक मटेरियल, मतलब है कौन सा, विच बायोमोलिक्यूल इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, क्या इस एक्सपेरिमेंट से कहीं भी वो बात क्लियर हुई कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? नहीं क्लियर हुई। तो मैं कहूंगा इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर नहीं हो पाया which बायोमोलिक्यूल इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये भैया जी अधूरा रहेगा एक्सपेरिमेंट। इसको पूरा करने के लिए फिर 3 लोग और आए थे, अब हम उनकी बातें शुरू करेंगे। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट खत्म होता है, सेकंड एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, उसको पढ़िएगा। हाँ जी, अब आता है अगला एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ, कैसे हुआ, या किसने किया, उसकी बातें करते हैं। अब जो पढ़ने वाले 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन, उनके नाम लिख देते हो बेटा जी यहां पे। एवरी मैकलियोइड, मैकर्टी, एवरी मैकलियोइड मैकर्टी एक्सपेरिमेंट। इन लोगों ने ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को ही पूरा किया था। इन्होंने ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को ही पूरा किया था, कुछ नया काम नहीं किया। अब क्या क्या था जरा समझिएगा बाबू। जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उससे उन्होंने डिफरेंट टाइप के बायोकेमिकल आइसोलेट किए। वर्ड को समझना पड़ेगा। मैंने उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया था उससे उन्होंने बायोकेमिकल आइसोलेट किया। कहोगे सर क्या बायोकेमिकल आइसोलेट किया? मैं कहूंगा भाई उन्होंने वहां से आइसोलेट कर लिया प्रोटीन को, आरएनए को और डीएनए को, तीनों बायोकेमिकल को उन्होंने वहां पे आइसोलेट कर दिया। किससे बेटा जी? एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, अब भैया जी यहां पे 3 टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब है, तीनों टेस्ट ट्यूब उन्होंने डाल दिया बेटा जी आर स्ट्रेन लाइव फॉर्म में। आर स्ट्रेन लाइव,
आर स्ट्रेन लाइफ फॉर्म उन्होंने डाल दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या डाला यहां पे, एस स्ट्रेन प्रोटीन। थोड़ा सा जगह कम है, स्पेस कम है ऊपर, एस स्ट्रेन आरएनए यहां पे डाल दिया, एस स्ट्रेन डीएनए। मतलब ग्रिफ्थ ने ये तो कह दिया कि सर आर वाले ने एस वाले के जेनेटिक मटेरियल उठाया और आर वाला एस वाला बन गया। चलो उसी को प्रूव करने की बात आ गई कि उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो वो चीज हमें यहां नजर आनी चाहिए। क्या नजर आनी चाहिए? उन्होंने कहा कि चल हम ऐसा करते हैं कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ने बायोकेमिकल को आइसोलेट कर लिया, निकाल लिया। क्या क्या निकाल लिया मेरे भाई? यहाँ पे प्रोटीन को निकाल लिया, आरएनए को निकाल लिया, डीएनए को निकाल लिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन के ले लिया प्रोटीन और आर स्ट्रेन को रखा बेटा जी लाइव। एक टेस्ट में क्या किया, एस स्ट्रेन का रखा आरएनए और आर स्ट्रेन को क्या रखा बेटा जी लाइव। उन्होंने यहाँ पे किया आर स्ट्रेन को लाइव और एस स्ट्रेन का रखा डीएनए और उन्होंने ये देखा क्या यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बेटा जी, नो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बेटा जी, यहां भी उन लोगों ने देखा नो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बट यहां उन्होंने देखा ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आर स्टेन बैक्टीरिया बिकम एस स्टेन बैक्टीरिया। तो जो ट्रांसफॉर्मिंग का प्रिंसिपल कहता है कि आर स्टेन वाले ने एस स्टेन का जेनेटिक मटेरियल को उठाया और वो आर स्टेन से एस स्टेन बन गया। जेनेटिक मटेरियल को उठाया मतलब जो ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि भाई ग्लाइकोलाइसिस वगैरह कैसे बनेगी, इंफॉर्मेशन रखने वाला जो भी मटेरियल था उसको पिक करके वो आर वाला एस वाला बन गया। वो कौन सा मटेरियल है ये बात हमें यहां पता लग जाती है। अगर वो प्रोटीन होता तो आर वाले को यहां एस वाला बनना चाहिए था, बट नहीं बना। अगर वो आरएनए होता तो एस वाले आर वाले को यहां पे, अगर वो आरएनए होता तो आर वाले को यहां एस वाला बनना चाहिए था, यहां ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ। अब डीएनए जब यहां डाला गया स्ट्रेन वाला तो उसने क्या देखा कि भैया जी यहां पे आर स्ट्रेन वाला क्या बन गया, यहां पे एस स्ट्रेन बन गया। मतलब यहां पे दे दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन। आर स्ट्रेन वाला क्या बन गया, एस स्ट्रेन बन गया, दे दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसने कह दिया वो जो जेनेटिक मटेरियल जिसको पिक करके आर वाला एस बना है वो कौन है, यहां पे डीएनए। बात समझ में आ गई? ये है पहला एक्सपेरिमेंट का सेटअप। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दो प्रकार से किया था। ये पहला सेटअप समझ में आया, हाँ कि ना? पेपर में आ जाए तो इस तरह से करके आ जाना, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका फिर समझा रहा हूं, आपके एनसीईआरटी बुक में दोनों तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको समझाऊंगा बेटा जी। शुरू कर अगले तरीके को, देखिएगा बेटा जी, सेम बात, सेम चीज है, बट करने का तरीका उन्होंने एक नया खोजा। क्या खोजा? तीन टेस्ट ट्यूब हैं, उन्होंने इसमें आर स्ट्रेन लिया, यहां भी क्या लिया बेटा जिन्होंने आर स्ट्रेन लिया, यहां पे क्या लिया बेटा जिन्होंने यहां पे आर स्ट्रेन को लिया। तीनों जगह सेम चीज थी। उन्होंने यहां पे क्या लिया, एस स्ट्रेन का प्रोटीन प्लस आरएनए प्लस डीएनए, यहां पे क्या लिया, एस स्ट्रेन का प्रोटीन प्लस आरएनए
प्लस डीएनए, तीनों चीज ले ली। यहां भी क्या लिया उन्होंने, एस स्ट्रेन का प्रोटीन प्लस आरएनए प्लस डीएनए, तीनों केमिकल डाला। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये मत समझना सर तीनों जगह ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नहीं मेरे भाई गड़बड़ होगी कुछ। देखो उन्होंने साथ में यहां पे डाला बेटा जी प्रोटीएज। आई होप नाम समझ में आ गया होगा सर, प्रोटीएज पीछे आपने एज लगा दिया, मतलब इट इज एंजाइम दैट डिग्रेड द प्रोटीन, इट इज एंजाइम दैट डिग्रेड द प्रोटीन। तो क्या हुआ बेटा जी यहाँ पे, ये प्रोटीज अगर डाला तो प्रोटीज ने क्या किया होगा, यहां से प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया, यहां से प्रोटीन को उसने डिग्रेड कर दिया। अब प्रोटीन अगर डिग्रेड कर दिया इसका मतलब स्टिल आरएनए और डीएनए तो बच गया ना, वर्ड को सुनते रहना। प्रोटीज अगर यहां डाला साथ में तो प्रोटीज ने क्या किया, प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया, बट स्टिल देयर इज आरएनए एंड डीएनए। तो उसने देखा इस केस में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। देखो मेरे भाई यहाँ पे, क्योंकि डीएनए और आरएनए अभी तक बैठा, उसमें से प्रोटीज तो खाया, इसका मतलब ये तो प्रूव हो गया कि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो वो तो यहाँ पे कंप्लीट डिग्रेड हो चुका है, वो तो बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो भैया जी यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो ये प्रूव हो गया प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। अगले केस में आ जाओ, उसने यहाँ पे डाला बेटा जी एंजाइम जिसका नाम था बेटा जी आपका आरएनएज। आरएनएज ने क्या किया होगा, आरएनएज ने आपको खा लिया होगा, आरएनए जन आपको खा लिया होगा। इसका क्या मतलब है सर, स्टिल यहां डीएनए तो बच्चा है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल मेरे भाई। और उसका यहां भी क्या होता है बेटा जी, उसने ऑब्जर्व किया कि इस टेस्ट ट्यूब में भी दे दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन, उसने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया बेटा जी डीएनएज, डीएनएज। उसने क्या देखा, डीएनएज ने अगर डीएनए को डिग्रेड कर दिया तो उसने इस टेस्ट ट्यूब में क्या देखा, नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैन प्रिवेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या बोलोगे यहां पे, डीएनए ने डीएनए को डिग्रेड कर दिया तो डेफिनेटली इट इज द एंजाइम दैट प्रिवेंट द ट्रांसफॉर्मेशन। वो बात समझ में आ रही है, चीज वही है, बस करने का अंदाज अलग है भाई। प्रूव वही हो रहा है कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये एक्सपेरिमेंट करने वाले जो लोग थे उनका नाम था यहाँ पे एवरी, मैकलियोड और मैकर्टी। इन लोगों ने कोई नया काम नहीं किया, इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल में जो मटेरियल था ना, जो एक बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा है वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, वो कौन है, उन्होंने उस बात को यहां प्रूव करके दिखा दिया। इसके साथ ही सेकंड एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। दोनों एक्सपेरिमेंट समझ आते हैं बेटा। आज के लेक्चर में थर्ड एक्सपेरिमेंट नहीं बताऊंगा क्योंकि लेक्चर बड़ा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, उसकी बातें हम नहीं करेंगे आपके साथ यहाँ पे। वो बातें हम आपके साथ इन द नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। आई होप आपका रिदम बन गया होगा, डीएनए के बारे में चीजें आपको समझ में आने लग गई होगी, डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह आपको प्रैक्टिस कर लिया होगा, न्यूक्लियोटाइड वगैरह सब समझ में आ गया होगा, सारी बॉन्डिंग तो समझ में आ गई होगी, और ये सब बातें बेटा जब आपको शुरू हो चुकी है। अब मैं बातें कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट की, अभी तक मैंने और बातें आगे नहीं सरकाई हैं। अब धीरे धीरे उनके प्रोसेस में आते जाओगे यहाँ पे। पहले हम जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करेंगे कि यस डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो सब बातें मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। 2 एक्सपेरिमेंट हो गया, अभी एक आना बाकी है, हार्ट से चेज का एक्सपेरिमेंट आना बाकी है, वो और काम करेगा बैक्टीरियोफाज पे, वो बातें हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, जो भी डाउट आते हैं मुझसे पूछते रहिएगा, और जब भी नोट्स बनाते हो उनकी फोटो मुझे भेजते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।